Hello students, so in this lecture we are going to move ahead and we are going to talk about multiple alleles. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं लास्ट में बात कर रहा था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में. सो ब्लड ग्रुपिंग को ही आगे ले जाएंगे बिकॉज ब्लड ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू मल्टीपल अलील्स. ठीक है, तो व्हाट इज मल्टीपल अलील्स? तो मेंडल ने क्या बोला था? वन जीन टू अलील्स. अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर इज वन जीन टू अलील्स, या फिर जीन के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ allele? That is the alternate form or a variety of a gene. There are two alternates of gene, that is alleles. ठीक है, सो मेंडल के बाद जब रिसर्च किया गया दूसरी चीजों पे तो ये पता चला कि वन जीन कैन हैव मोर देन टू alleles. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल ये बात बोल रहा था कि हर एक जीन जो होगा उसकी दो वैरायटीज अवेलेबल होगी. जैसे आपने जैसे जीन फॉर हाइट, अगर इफ आई टॉक अबाउट देयर इज अ जीन फॉर हाइट, तो हाइट की दो वैरायटी जो अवेलेबल थी दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, बट यहां पे आफ्टर द स्टडीज which was done by Mendel, उसके बाद जो स्टडीज करी गई आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडल, तो इट वाज फाउंड दैट वन जीन कैन आल्सो हैव मोर देन टू अलील्स. एक जीन के पास दो से ज्यादा वैरायटीज भी हो सकती है. एंड इट वाज स्टडीड इन ब्लड. ओके, इट वाज स्टडीड इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. किसमें स्टडी किया गया था इस पैटर्न को? एबीए ब्लड ग्रुपिंग, विच वाज गिवन बाय लैंडस्टेनर, which was given by D. Landsteiner. ठीक है, सो जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट D. Landsteiner. और इसमें कौन सी चीज आपको देखने को मिलती है? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मल्टीपल अलील्स. किसके बारे में बात करेंगे? मल्टीपल alleles. बिकॉज if there are more than two alleles in a gene, we'll consider it as multiple alleles. ठीक है, सो मल्टीपल alleles का एक एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग. क्यों? बिकॉज there's a gene for blood group. Gene for every character of ours has a gene related to it. सो यहां पे भी there's a gene related, there's a gene for blood group. ठीक है, और उसके अलील्स कितने? सो अलील्स देखे तो एक अलील है आई कैपिटल ए, दूसरा अलील है आई कैपिटल बी, और जो लास्ट अलील है दैट इज I0 या फिर I. तो आप देख सकते हो दो से ज्यादा अलील्स है. ये अलील क्या एक्सप्रेशन देने वाला है? तो दिस फॉर्म्स एंटीजन ए ऑन आरबीसी. एंटीजन की बात हुई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर. ठीक है, सो दिस फॉर्म्स एंटीजन ए ऑन आरबीसी. इफ दिस allele is present in my body, there would be presence of antigen A on my RBC. उसी तरीके से if I talk about allele IB, so this forms antigen B on RBC. And if I talk about this allele last one IO या फिर simple I small I, so this is going to form no antigen on RBC. ठीक है, so ये जो gene for blood group है, gene for blood group consists of 3 alleles and that is the reason we term it as multiple alleles. ठीक है, नॉर्मली जीन के पास कितने अलील्स हो गए? दो वैरायटी होगी, दो अल्टरनेट फॉर्म्स हो गए, बट यहाँ पे मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म्स है, इसलिए वी टेक ब्लड ग्रुप एज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू मेंडल. This is according to Mendel and this is according to the new research. Post Mendelian concept से ये. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ यहाँ पे वी नीड टू नो विच वन इज डोमिनेंट विच इज रेसेसिव.
तो आपको याद रखना है कि IA is dominant over IO, IB is also dominant over IO, ठीक है, and IA and IB they are actually showing co-dominance. Okay, ये दोनों क्या शो करेंगे? they are going to show co-dominance, ठीक है. So IA is dominant over IO and IB is dominant over IO, ठीक है. And IA IB are going to show what? They are going to show co-dominance, ठीक है. समझ में आ गया? Hope this is clear. Done. Now we are talking about multiple alleles. अगर multiple alleles में if I want to find out what would be the number of genotypes and phenotypes, जैसा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि यार अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उसके अंदर किस तरीके से विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स. सो वी हैड द फॉर्मूला कि 3:n था, 2:n फॉर्मूला अपन ने यूज किया था. तो उसी तरीके से हम लुकिंग फॉर मल्टीपल अलील्स एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि ये मल्टीपल अलील का एग्जांपल है तो इसमें कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं. हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस 3 alleles. सो वी हैव अ फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज I need to find out the genotype. ठीक है, and we also need to find the phenotype. ठीक है, so genotype के लिए find out करने के लिए we have a formula that is n/2 n+1. This is the formula to find out the genotype in multiple alleles. मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपने फॉर्मूलाज देखे थे those were related to मोनोहाइब्रिड क्रॉस and टेस्ट क्रॉस. This is not a monohybrid cross. This is I'm talking about multiple allele. ठीक है. And if I need to find out the phenotype, so we have a formula that is n+1. ठीक है, n+1. तो यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ अलील्स को. n equals to number of alleles. तो यानी केस में how many number do I have? So I have 1, 2, 3. 3 alleles. So n equals to be, n is going to be 3 because n represents what? N represents the number of alleles found in the organism related to the blood group. ठीक है, तो यहाँ पे 3 है. Okay, so I'll place 3 here. इसको रब करता हूं अभी. Okay, so if I place 3 here, what do I get? So this is going to be 3/2. यहां पे भी 3 लिख देंगे. 3 + 1. ठीक है, so this is going to be 4. 3 is 12. 12/2. ठीक है, that is going to give me 6. That is going to give me 6. So the number of genotypes is going to be 6. ठीक है, ठीक है. इज इट क्लियर? सो नंबर ऑफ जीनोटाइप इज गोइंग टू बी 6. सो कौन से 6 जीनोटाइप्स आएंगे? तो लेट्स सी, लेट्स चेक आउट. ओके, इसको अभी छोड़ देते हैं. सो यहाँ पे दे कैन बी IA स्मॉल I या फिर IO, IB IO and codominance, and the last one is I0 या फिर it can also be written as II. ठीक है, तो how many genotypes do I have? So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it's correct. तो यहाँ पे आप यहाँ फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि मल्टीपल अलील्स वाला अगर केस है तो उस केस में कितने जीनोटाइप्स आपको मिल सकते हो. यहाँ पे 6 जीनोटाइप्स मिले. नाउ
ये दोनों किस ब्लड ग्रुप को रिसेंबल करेंगे? सो ये दोनों रिसेंबल करेंगे ब्लड ग्रुप ए को, और इनके पास एंटीजन कौन सा होगा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो दोनों केस में यहां पे जो एंटीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी ए, और ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए, बिकॉज ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? ए होगा। यानी केस में अगर आप देखें, सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ बी, एंटीजन बी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो गया? ब्लड ग्रुप बी हो गया, ठीक है। यानी केस में what do I get? So they are going to produce एंटीजन ए बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा ए बी। और यानी केस में यहां पे देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। तो मैं लिखता हूं नो एंटीजन प्रोड्यूस। So there is no antigen produced. That is the reason we term this blood group, this genotype as O. This blood group as O. ठीक है? So 6 genotypes available है, और phenotypes कितने available है? 1, 2, 3, 4. 4 phenotypes available है। तो phenotype का formula क्या है? 3+1. phenotype का formula है 3+1, ठीक है। तो 3 कितना हो गया? सो दिस इज गोइंग टू बी 3+1, क्योंकि n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलील्स, तो 3 टाइप के एलील्स थे। सो दिस इज गोइंग टू गिव 4, ठीक है। तो फिनोटाइप्स कितने हो गए? 4, 1, 2, 3, 4 जीनोटाइप्स आ गए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ मल्टीपल एलील्स n/2 n+1 and n+1 we can find out the phenotype as well as the genotype. सिंपल एंड इजी, ठीक है, क्लियर है ना। यहां पे एक और बात अपन देख लेते हैं। मेंडेलियन कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखें, जो फॉर्मूला यूज किया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के लिए, test cross, and what do we have? We have multiple alleles. फॉर्मूलाज याद रखने, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी काम में आएगा आपको फॉर्मूलाज, ठीक है। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इफ आई एम लुकिंग फॉर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की अगर बात करते हैं, आई एम लुकिंग फॉर द जीनोटाइप, what should I use, which formula is to be used? तो मेंडेलियन कंसेप्ट के हिसाब से जो फॉर्मूला है दैट इज 3n टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। n रिप्रेजेंट करेगा हेटेरोजाइगोट्स को, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2n, n रिप्रेजेंट करेगा हेटेरोजाइगोट्स को। उसी तरीके से टेस्ट क्रॉस की आप बात करते हो, सो 2n हेटेरोजाइगोट्स n को रिप्रेजेंट करेगा एंड 2n, और मल्टीपल एलील्स में जो फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी, अगर जीनोटाइप अभी अपन ने देखा जीनोटाइप फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी n/2 n+1, ओके, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है। एंड फिनोटाइप के लिए वी हैव द फॉर्मूला n+1, ठीक है। तो तीनों चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज अवेलेबल है। मेंडेलियन कंसेप्ट के हिसाब से वी हैव 3n, 2n, n रिप्रेजेंट्स द हेटेरोजाइगोट्स। टेस्ट क्रॉस के हिसाब से वी हैव 2n, दैट इज n रिप्रेजेंटिंग द हेटेरोजाइगोट्स। मल्टीपल एलील्स के हिसाब से we have n/2 n+1 and n+1 where n represents the number of multiple alleles or the number of alleles, ठीक है, simple and easy। now
So now, if I talk about, let's take 2 chromosomes. ठीक है, these are the homologous chromosomes we are talking about. So if you talk about the homologous chromosome, let's say there is blood group की बात करें तो यहाँ पे there is a gene, the homologous chromosome, the same position, there would be the another gene located. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर IA, the other side it can be IB हो सकता है, या फिर I0 हो सकता है, ओके, या फिर IA भी हो सकता है. बट अलील्स कितना आपको देखने को मिलेगा? ओनली 2 अलील्स. अ सिंगल इंडिविजुअल वुड ओनली रिप्रेजेंट 2 अलील्स. ठीक है. सो इफ आई वांट टू स्टडी मल्टीपल अलील्स आई हैव टू गो थ्रू अ पॉपुलेशन, क्योंकि दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है, दूसरा कोई ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर यहाँ पे IA, IB है, तो उसके पास IA और I0 भी हो सकता है. ठीक है. एक ही इंसान के अंदर सब अलील्स देखने को पॉसिबल नहीं है. So if I want to study multiple alleles, I have to go through a huge population. Then only I can find out the multiple alleles. अगर मैं एक ही इंडिविजुअल को कंसिडर करूंगा तो उसके पास इधर हो सकता है IA, IB हो सकता है, ओके, या फिर इट कैन गो लाइक IA, IO या फिर IA. ठीक है. मतलब इधर दिस कैन बी पॉसिबल और दिस कैन बी पॉसिबल और दिस कैन बी पॉसिबल, बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो मैं मल्टीपल अलील नहीं स्टडी कर पाऊंगा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल. सो इफ आई वांट टू स्टडी मल्टीपल अलील, क्योंकि दूसरा कोई पॉपुलेशन है, दूसरा कोई ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर आई कैन हैव IA एंड I0 एज वेल. तो यहाँ पे एक वाला अलील आ गया जो इसमें प्रेजेंट नहीं था. तो देन ओनली आई बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मल्टीपल अलील्स क्या है. ठीक है. सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं दैट सिंगल इंडिविजुअल विल ओनली हैव 2 अलील्स. सिंगल individual will have only 2 alleles present on the homologous chromosome. ठीक है. सो 2 अलील से तो पता नहीं चलेगा मल्टीपल है कि नहीं. सो इफ आई वांट टू स्टडी मल्टीपल अलील्स, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डू पॉपुलेशन एनालिसिस. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल इंडिविजुअल विल हैव ओनली 2 अलील्स प्रेजेंट ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो इफ आई वांट टू स्टडी मल्टीपल अलील्स, कैन बी स्टडीड थ्रू पॉपुलेशन एनालिसिस. ठीक है. सो ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि यार अगर आप पढ़ना चाहते हो मल्टीपल अलील्स तो देयर शुड बी अ पॉपुलेशन एनालिसिस. यू कैन नॉट स्टडी मल्टीपल अलील्स इन अ सिंगल इंडिविजुअल. ओके. ठीक है. ओके. सो इन मल्टीपल अलील्स का अगर दूसरा कोई एग्जांपल देखना हो, सो वी कैन टॉक अबाउट ड्रोसोफिला. ठीक है. ड्रोसोफिला के केस में भी अभी जो आपने मल्टीपल अलील्स देखे किसके केस में देखे? ह्यूमंस के केस में देखे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के केस में देखा आपने. इफ आई टॉक अबाउट ड्रोसोफिला, सो यहां पे ड्रोसोफिला की अगर आई कलर की बात करें, we talk about the eye color of Drosophila, there is requirement of or there is presence of 15 alleles. यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए कितने alleles थे? we had 3 alleles. यहाँ पे लिख देते चलो अपन ह्यूमन, कौन सा कैरेक्टर? तो ब्लड ग्रुप. how many alleles? so there were only 3 alleles. but if we talk about Drosophila, तो ड्रोसोफिला वाले केस में आई कलर वाला जो कैरेक्टर है उसके लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 15 अलील्स. ठीक है. उसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट रैबिट, सो रैबिट वाले केस में इफ आई एम लुकिंग फॉर द कोट कलर, इफ यू टॉक अबाउट कोट कलर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ
4 alleles. There's requirement of 4 alleles. ठीक है, so this were all the examples of multiple alleles. So you have the formula to find out the genotype as well as the phenotype. ठीक है. So now we'll talk about the new topic, that is प्लियोट्रॉफी. इसकी बात करेंगे, प्लियोट्रॉफी की बात करते हैं. ठीक है, प्लियोट्रॉफी की बात करते हैं. तो प्लियोट्रॉफी यहां पे इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड प्लियोन, दैट मीन्स मोर. प्लियोन का मतलब क्या होता है? प्लियोन का मतलब होता है मोर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, या फिर मेंडल के वर्क के हिसाब से, वन जीन gives one character. According to the work of Mendel, one gene gives one character. But if one gene is giving more than वन कैरेक्टर, अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर दे रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपिज्म. दैट फिनोमिना, इफ वन जीन गिव्स मोर देन वन कैरेक्टर, इट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपिज्म. क्या कहा जाता है उसे? प्लियोट्रॉपिज्म कहा जाता है. ठीक है, सो प्लियोट्रॉपिज्म समझ में आ गया. सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल सेड दैट वन जीन is going to give one character. ठीक है, प्रीवियस बात में मेंडल ने क्या बोला? वन जीन is going to have two alleles. बट काफी सारे केसेस में क्या निकले? मोर देन टू alleles निकले. यहां पे भी मेंडल ने क्या बोला था? वन जीन gives one character. बट यहां पे क्या हो गया? बाकी की रिसर्च वर्क में ऐसा पता चला कि यार वन जीन कैन हैव मोर देन वन कैरेक्टर्स एज वेल. ठीक है, सो इसका एक सबसे अच्छा केस है पीसम सटाइवम. अगर पीसम सटाइवम की बात करते हैं, pea plant. ठीक है, if you talk about Pisum sativum, Pisum sativum में there is a gene, B gene. कौन सा जीन है? B gene. B gene का काम क्या है? B gene controls the synthesis of starch. Controls synthesis of starch. ठीक है, so now what happens is, पीसम सटाइवम के केस में अगर आप देखो तो बी जो है, इट कैन बी फाउंड इन द होमोजाइगस कंडीशन. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड इट कुड बी फाउंड इन, दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. तो जब होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, दिस इज, this condition is homozygous dominant and this condition is homozygous recessive. ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में अवेलेबल है बी जीन, तो ये क्या करेगा? दिस वुड प्रोड्यूस अ एंजाइम नोन एज स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम. This would produce an enzyme, starch binding enzyme. Starch binding enzyme is produced in maximum amount, is produced in maximum amount. ठीक है, if capital B are present, they're going to produce starch binding enzyme which is termed as SBE. इसको SBE कहा जाता है. ठीक है, is produced in maximum amount.
सो बिकॉज ऑफ दिस बीइंग प्रोड्यूस इन मैक्सिमम अमाउंट, स्टार्च का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्च का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, स्टार्च प्रोडक्शन इंक्रीजेस। स्टार्च प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, ओके, और जिसकी वजह से स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस होगा दैट इज गोइंग टू बी लार्ज इन साइज। स्टार्च ग्रेन इज लार्ज इन साइज, ठीक है। अब लार्ज साइज की वजह से जो सीड बनेगा, द सीड इज गोइंग टू बी राउंड सीड शेप, द सीड इज गोइंग टू बी राउंड, सीड का जो शेप होगा दैट इज गोइंग टू बी राउंड सीड शेप, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द जीन कैपिटल बी टुगेदर, दिस इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ an enzyme known as starch binding enzyme is produced in maximum amount। जब स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, स्टार्च के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो स्टार्च ग्रेन है उसकी साइज क्या हो जाएगी, इज लार्ज इन साइज। और लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, जो सीड बनेगा वो क्या बनेगा, एकदम गोल बनेगा, बिकॉज स्टार्च ग्रेन का साइज क्या काफी ज्यादा है, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मिनिमम अमाउंट, तो मैं SBE लिखता हूं, SBE is produced in minimum amount। SBE is produced in minimum amount, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्च प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टार्च प्रोडक्शन इज मिनिमम, ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्च ग्रेन साइज क्या हो जाएगी, ओके, जो स्टार्च ग्रेन साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी। स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज इज reduced, starch grain size is reduced, which leads to the wrinkled, पता है wrinkled seed, which leads to the formation of wrinkled seed shape, ठीक है। So now what is to be understood is when the genes are in homozygous recessive condition, the starch binding enzyme is produced in minimum amount, which leads to the starch production goes to minimum, which leads to the starch grain size is reduced, starch की जो grain की size थी वो भी क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, and this will lead to the wrinkled seed shape, this is going to lead to the wrinkled seed shape, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल एंड इजी, क्लियर है। नाउ व्हाट विल डू इज इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, विल कंसिडर देम एज द पेरेंट एंड विल लेट देम क्रॉस, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं, so when I make them cross, so this is capital B and we'll cross it with small b, this is parental, this is going to be F1, ठीक है। तो what would I get, I'll get capital B and small b, क्या मिलेगा मुझे, capital B और small b मिलेगा, so this is going to be capital B and small b। so this capital B and small b की अगर बात करें तो capital B यहां से आया, स्मॉल बी यहां से आया, तो आप देख लो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल बी की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल बी की। सो व्हेन दे आर टुगेदर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम है दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंटरमीडिएट अमाउंट, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो कम प्रोड्यूस नहीं होगा, वो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या था, स्मॉल बी इज फॉर मिनिमम, कैपिटल बी इज फॉर मैक्सिमम, बट व्हेन बोथ ऑफ देम आर टुगेदर द एंजाइम प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी इन इंटरमीडिएट फॉर्म। सो SBE is produced
in intermediate amount, in intermediate SBE is produced in intermediate amount. ठीक है, अब SBE इंटरमीडिएट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो जो स्टार्च ग्रेन साइज था वो भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रहेगा. स्टार्च ग्रेन साइज इज इंटरमीडिएट. ठीक है, बट when you talk about the seed shape is round. The seed shape is round. तो यार यहां पे एक चीज आप ये नोट करोगे कि कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ में आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ना कैपिटल बी की है ना स्मॉल बी की है. फर्स्ट वाले केस में द कैपिटल बी की कैरेक्टरिस्टिक है ना स्मॉल बी की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको इंटरमीडिएट मिला है. सेकंड वाले उसमें ना कैपिटल बी की कैरेक्टरिस्टिक है ना स्मॉल बी की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको क्या मिला है, इंटरमीडिएट मिला है. ठीक है, बट जो लास्ट वाला कैरेक्टर आप देख रहे हो राउंड सीड शेप, तो ये तो कैपिटल बी से मैच करता है. दिस इज मैचिंग विद दी कैपिटल बी. दैट मीन्स ये दो कैरेक्टर्स है, स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स क्या दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल सकते हैं. दे आर शोइंग इन कंप्लीट डोमिनेंस. These are showing incomplete dominance because ना बी की कैरेक्टरिस्टिक है, ना कैपिटल बी की कैरेक्टरिस्टिक है, ना स्मॉल बी की कैरेक्टरिस्टिक है. यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है. बट यार केस में आप क्या देख रहे हो, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल बी. सो दिस इज व्हाट दिस इज शोइंग, व्हाट दिस इज शोइंग दी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है. सो दिस इज शोइंग डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. ठीक है, सो यहां पे आप देख रहे हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिख रहा है, और जो मेंडेलियन पैटर्न के हिसाब से डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है वो भी आपको दिख रहा है. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स द डोमिनेंस is dependent, or what you call is dependent on the phenotype as well as the product of the genes. ठीक है, इससे आपको याद क्या रखना है कि यार जो डोमिनेंस होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी फिनोटाइप ऑफ द जीन. तो आई रब दिस डाउन. ठीक है, क्या लिखेंगे, we'll put it as dominance is dependent on product of gene as well as phenotype. This proves that dominance is dependent on product of gene as well as phenotype. ठीक है, सो डोमिनेंस सिर्फ फिनोटाइप या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीन पे डिपेंड नहीं करती है. डोमिनेंस इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीन एज वेल एज द फिनोटाइप. ठीक है, सिंपल एंड इजी. So some of the cases जहां पे we undergo the phenomena of pleiotropism, उनके भी नाम लिख देता हूं. So pleiotropism is also observed in, it is observed in sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia में देखने को मिलेगा, हंटिंगटन डिसीज में देखने को मिलता है. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हंटिंगटन डिसीज. देन देयर इज सिस्टिक फिब्रोसिस में भी देखने को मिलता है. ठीक है, देन फिनाइलकेटोनुरिया
फिनाइल कैटोनूरिया में भी ऑब्जर्व होता है ये चीज. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो सीन इन मार्फन सिंड्रोम. Marfan syndrome, and also observed in lethal genes. It is also observed in lethal genes. ठीक है, so I'll talk about the lethal genes today. ठीक है, lethal genes देख लेते क्या होते हैं. So lethal is deadly. Lethal का मतलब तो आपको पता ही है, lethal stands for deadly. So what does happen with it? ठीक है, so lethal genes, they cause death of an organism if they are present in homozygous condition. What are lethal genes? So lethal genes are those which causes death of organism if present in homozygous condition. ठीक है, अगर homozygous condition में present है, they would cause the death of the organism. Simple and easy. So let's take the work of Lucien Cunit. Okay. ठीक है, सो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. He did his work on the coat color of mouse. माउस के कोट कलर पे ल्यूसीन क्यूनॉट ने काम किया था, साइंटिस्ट का नाम है. एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व दैट कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगर ये दोनों अलील साथ में होते उस ऑर्गेनिज्म में, तो इट गिव्स yellow coat color. You observe that it gave yellow coat color. And if it is in recessive condition, homozygous recessive, ठीक है, तो it led to the formation of brown coat color. कौन सा कोट कलर था? ब्राउन कोट कलर. ठीक है, समझ में आ रही बात. तो कोट कलर ऑफ माउस क्या है? अगर ये कंडीशन है तो येलो कोट है, ये कंडीशन है तो ब्राउन कोट है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ लेट्स मेक अ क्रॉस बिटवीन दिस येलो कोट कलर. अगर इन दोनों को क्रॉस करते हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम? द आउटकम इज गोइंग टू बी y small y small y. ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y स्मॉल y. ठीक है, ये चीज मुझे मिलेगी. ठीक है, सो कैपिटल Y इज गोइंग टू बी येलो कोट कलर. दैट इज व्हाट वी थिंक. रेशियो क्या आएगा? जीनोटिपिक रेशियो इज गोइंग टू बी लाइक दिस. This is 1:2:1, 1:2:1 होगा. Simple and easy. So this is what color? This is brown. This is yellow, and दोनों dominant साथ में है. So this is yellow. But to the surprise of Lucien Cunot, what did he observe is, ये जो organism था, ये जो mouse था, इसकी डेथ हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. क्या हो जाती है? नॉर्मली अपना रेशियो क्या आता है? जब भी आप इस टाइप का क्रॉस करोगे तो रेशियो क्या आने वाला होगा? 1:2:1 होगा. दैट इज इन नॉर्मल कंडीशन. बट इन द केस ऑफ द माउस, व्हेन कैपिटल Y homozygous dominant, when they come together, instead of giving yellow color,
mice dies in एम्ब्रियोनिक स्टेज। माइस की डेथ हो जाती है कहां पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो चुकी है। तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? द रेशियो इज गोइंग टू बी 2:1 ओनली। क्या मिलेगा? द रेशियो इज गोइंग टू बी 2:1 ओनली। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है? सेम हो जाएंगे। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम हो जाएंगे बिकॉज दिस इंडिविजुअल with the dominant homozygous dominant condition is not going to exist. It is going to die in the embryonic stage. It is going to die in the embryonic stage. So that means ये जो जीन है जब डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं, so they are termed as lethal genes. क्या कहा जाता है इन्हें? These are termed as lethal genes when they are available in homozygous dominant condition. ठीक है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो लीथल नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव में भी लीथल नहीं है। ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन इट इज अ लीथल जीन। ठीक है? तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, येलो कोट कलर भी मिल रहा है, ब्राउन कोट कलर भी वाले जीन्स दे रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग एज लीथल जीन्स एज वेल। सो वी कैन टर्म देम एज मल्टीपल अलील्स। आप इनको मल्टीपल अलील्स भी बोल सकते हो। क्लियर है? सो दिस काइंड ऑफ डेथ व्हेन it takes place in the embryonic stage, it is termed as embryonic stage में अगर डेथ हो जाती है, याले केस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो गई थी, सो इट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट लीथल। इट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट लीथल अगर that takes place before sexual maturity। अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी या ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है? इफ डेथ अकर्स बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी और ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, इट इज टर्म्ड एज sublethality or sublethal. It is termed as sublethal और sublethality भी आप बोल सकते हो। ठीक है? And if death occurs after sexual maturity or after the childhood, death occurs after sexual maturity or after childhood, ठीक है? That is termed as delayed lethality. That is termed as delayed lethality. ठीक है? सो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है तो इट इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट लेथैलिटी। ओके, ठीक है? अगर बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी या ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेथ हो जाती है, इट इज टर्म्ड एज सब लेथैलिटी। एंड डेथ अकर्स आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर आफ्टर चाइल्डहुड, तो इट इज टर्म्ड एज डिलेड लेथैलिटी। ठीक है? सिंपल एंड इजी, डन।
एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है कि जैसे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कौन कौन से केसेस में सेम था, तो एक तो सेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है लीथल जीन्स वाले केस में। दूसरा सेम कब था ये, सो इट वाज सेम इन टेस्ट क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कौन कौन से केसेस में सेम था, सो इट इज सेम इन टेस्ट क्रॉस, फिर जो अभी आपने देखा लीथल जीन्स, फिर क्रॉस डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सो ये चार केसेस में टेस्ट क्रॉस, लीथल क्रॉस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो ये चीज को याद कर लो, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो नाउ if the organism dies in the embryonic stage, we term it as absolute lethality. If the organism dies during the childhood or before reaching the sexual maturity, it is termed as sublethality. And if the organism dies after reaching the sexual maturity या फिर after the childhood, it is termed as delayed lethality. Okay, ये terms भी आपको याद रखने हैं। Another work, एक और अगर देख ले अपन, work of Bohr on antirrhinum. Antirrhinum याद है ना, antirrhinum, okay, we also term it as the snapdragon, आपने आगे इसके बारे में सुना था आगे वाले लेक्चर में, या फिर डॉग फ्लावर, we term it as snapdragon या फिर डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके केस में अगर कैपिटल G is available with small g, it leads to the formation of variegated leaves. Variegated means colorful leaves, या फिर it also, we can also term it as aurea variety. It is termed as aurea variety. Variegated is colorful leaves, ठीक है, we term it as the aurea variety, और अगर we also term it as golden variety. We also term it as aurea variety, golden variety, और जो leaves होते हैं वो क्या होते हैं, variegated होते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं। और अगर ये प्रेजेंट है स्मॉल जी वाले स्टेट में, ठीक है, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ग्रीन लीव्स। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ग्रीन लीव्स। सो नाउ इफ यू मेक अ क्रॉस बिटवीन दिस, I'll rub this down, इसको मैं रब कर देता हूं। Okay, so if you make a cross between ठीक है, सो क्या मिलेगा, ठीक है, सो दिस वुड फॉर्म कैपिटल G, कैपिटल G, कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल G, स्मॉल g, स्मॉल g, स्मॉल g। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक कैपिटल G, कैपिटल G। रेशियो अगर देखें, सो रेशियो क्या मिलेगा, सो रेशियो इज गोइंग टू बी 1:2:1, 1:2:1 रेशियो मिलेगा। बट यहां पे भी क्या होगा, ये जो है
कैपिटल जी जब साथ में आ जाएंगे, सो दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट. सो डेथ ऑफ प्लांट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. प्लांट की डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो रेशियो क्या मिलेगा? तो ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा कैपिटल जी बिकॉज ये क्या है, लीथल जीन है. दिस इज लीथल जीन, दिस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सो आपको रेशियो क्या मिलेगा? 2:1 का रेशियो मिलेगा. मतलब फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सेम हो जाएगा. एंड यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की डेथ कौन सी कब हो रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज एब्सोल्यूट lethality. This is going to be termed as absolute lethality. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज ऑल अबाउट lethality. ठीक है. सो एक और बात मैं आपको बोलना भूल गया. ओके, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ग्रुप का जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 9th. इसको मैं रब कर देता हूं. सो दिस इज ऑल क्लियर. लीथल जीन्स क्लियर हो चुके हैं. कोडोमिनेंस भी आपने देखा, मल्टीपल एलील्स देखा आज तो लेक्चर में आपने, और फॉर्मूला देखा मल्टीपल एलील्स को फाइंड आउट करने का. अच्छा, मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रहा था. ब्लड ग्रुप में मैं आपको ये बताना भूल गया कि ब्लड ग्रुप का जो जीन है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप इज लोकेटेड ऑन सोमैटिक क्रोमोसोम. पता है ना सोमैटिक क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 9. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, आप सोमैटिक भी बोल सकते हो, आप ऑटोसोम्स भी बोल सकते हो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम XY ऑल द क्रोमोसोम्स आर सोमैटिक या फिर ऑटोसोम्स. ठीक है. 9th क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम नंबर 9th या फिर 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम आप बोल सकते हो. 9th पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम. 9th पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम. ठीक है, सिंपल एंड इजी. डन. सो वी आर डन विद द टॉपिक. सो आई होप आप लेक्चर देखते देखते नोट्स भी बना रहे हो. सो वंस यू आर डन विद द लेक्चर, वंस यू आर डन विद द नोट्स, आपको क्या करना है? नोट्स के फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. आई होप आपको सब बातें समझ में आई है. इफ यू हैव डाउट्स ड्रॉप योर मैसेज. ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करा दूंगा या व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई दूंगा. ठीक है, चलो बाय बाय.